राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों के लोग जो इसको सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ होगा। और कमेंट से पुनः स्वागत करते हुए, क्रांतिकारी सलाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस व्याख्यान माला का उद्घाटन करते। शुक्रिया कॉमरेड अमराराम। आप सभी साथी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा लाल सलाम। सब पहली बात, और बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान की राज्य कमेटी ने यह तय किया कि जो फिलहाल केंद्रीय कमेटी का जो निर्णय है कि इन हालतों में, ये महामारी की हालत और उसके बाद ये लॉकडाउन, उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शंस, इसके चलते हुए जो योजनाएं पार्टी के केंद्र कमेटी ने बनाया था कि इस शताब्दी को किस तरीके से हम मनाएंगे, किस तरीके से इस शताब्दी के अंदर अलग अलग तरीके की घटनाएं होगी, उस सब के ऊपर अंकुश लग गया। लेकिन उसके बावजूद जो हालात है, जिस तरीके से आज ये माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, उसी के चलते हुए ये पूरे साल भर कई सारे राज्यों के अंदर हमारी पार्टी ने सक्रियता से ये पार्टी के इतिहास और इतिहास से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो सैद्धांतिक सवाल और जो देश की नीतियों को निर्धारण करने वाले संघर्ष, जो हमारे सबसे बड़ी योगदान है कम्युनिस्ट आंदोलन की, उन संघर्षों के बारे में चर्चाएं हुई। और इसी सिलसिले में ये आखिरी एक हफ्ता है और इस एक हफ्ते का शुरुआत हमें ये मौका मिला आपके राजस्थान के इस फेसबुक लाइव से शुरू करने के लिए। इसके लिए आप सबको मेरी क्रांतिकारी सलाम। मैं चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसी शताब्दी है, सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी और लिखी गई है देश के इतिहास में, क्योंकि कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है और क्रांतिकारी योगदान रहा है हमारे देश के अंदर ही राजनीतिक व्यवस्था को एक वामपंथी मोड़ देने में। कम्युनिस्ट आंदोलन का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन से ही शुरू करते हुए। तो इसलिए मैं इस आज जो मैं आपके साथ जो भी आज कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, ये इस आधार पे नहीं होगा कि कुछ घटनाओं को लेकर मैं चर्चा करूं या इतिहास के अंदर अलग अलग पन्ने जो है उसके बारे में चर्चा करूं, लेकिन चर्चा वही करूं उन सवालों को उठाते हुए कि जिसके आधार पर देश की ही इतिहास के ऊपर प्रभाव पड़ा और जो मोड़ दिए गए हर मौके पर, उन मोड़ों के बारे में समझते हुए कि उसी से निष्कर्ष निकलता है कि आज की इन हालातों के अंदर हमारी जिम्मेदारियां क्या है, देश की जनता की अपेक्षाएं क्या है इस लाल झंडे के ऊपर, और हमें उनको किस तरीके से निभाना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, सही बात है 1920 में 17 अक्टूबर को ताशकंद के अंदर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। 1917 की रूस की क्रांति का दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और हर देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर जहां पर लोग संघर्ष कर रहे थे, शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, उन सबको प्रोत्साहित किया रूस की क्रांति ने। उसके बाद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह तय किया कि ये पूरा जो दुनिया के अंदर ये फैल चुका है, इसका जो असर, इसको लामबंद करके हर देश के अंदर जो कम्युनिस्ट आंदोलन पहले से ही उभर रहा था, उस कम्युनिस्ट आंदोलन को जो क्रांतिकारी मोड़ ले रहा था, उस समय कम्युनिस्ट का रूप तो था नहीं रूस की क्रांति से पहले, जो क्रांतिकारी थे अपने ही देश के अंदर, कई सारे क्रांतिकारी थे जो अपने पार्टी की स्थापना से पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का नारा देकर बड़े बड़े आंदोलन किए। ये हुआ हमारे आदिवासियों के अंदर, बुरसा मुंडा जैसे बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं आदिवासियों के। अलग अलग पहलुओं से अलग अलग लोग इस शोषण के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ संघर्ष में उतरे। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1919 में एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन हुआ था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि हर देश के अंदर इस कम्युनिस्ट आंदोलन को एकजुट करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का क्षमता दिया जाए। ये नहीं कि बाहर से मदद किया जाएगा कोई क्रांति के लिए किसी और देश में लेकिन उस क्षमता को हासिल करने के लिए उनको जो है वो अंदरूनी विश्लेषण, वो समझ और उसके आधार पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण
दुनिया की दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण को वहां तक पहुंचाने में कामयाबी रही। उसकी ही चलते हुए ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत ने पहले से ही क्रांति हुई रूस में, उसके अगले दिन से शुरू कर दिया पूरे दुनिया के अंदर जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ जो भी संबंध रख रहा है या उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उनके ऊपर एक तीव्र दमन, और इस दमन के चलते हुए देश के अंदर कोई गतिविधियां और काम वो करने नहीं दिए। कई सारे लोगों को गिरफ्तार किए जाए, उनके ऊपर हिंसा, कारागार शिक्षा, ये सब होते हुए तो कुछ क्रांतिकारी, कुछ अलग किस्म से क्रांतिकारी थे जो पहले गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जिनको महाजर के नाम से जानते थे। वो प्रोत्साहित होकर रूस जाने की कोशिश में थे, गए भी, कुछ लोग पहुंचे, कॉमरेड लेनिन से भी मिले, लेकिन कुछ और कई सारे और ग्रुप थे वो भी उस कोशिश में रहे लेकिन पहुंच नहीं पाए। उनमें से एक गठन जो है कॉमरेड एम एन रॉय की, उस समय उनकी नेतृत्व में उन्होंने ताशकंद के अंदर स्थापना किया था ये पार्टी को अक्टूबर 17, 1920 में। और जिस समय से ये स्थापना हुई, आज विवाद है। हमारे सीपीआई के कॉमरेड लोग कहते हैं कि नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ 1925 में, लेकिन 20 और 25 के दरमियान अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से कांग्रेस के जितने भी एआईसीसी के सेशन चल रहे थे, उन सब सेशनों के अंदर हस्तक्षेप था पार्टी के नाम से। अगर पार्टी की गठन नहीं हुई तो पार्टी के नाम से ये हस्तक्षेप कैसे संभव था? 20 में पार्टी का जन्म हुआ, 21 में अहमदाबाद के अंदर जो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन जो चल रहा था, एआईसीसी का सेशन जो कहते हैं आजकल, उस एआईसीसी के सेशन में वो प्लीनरी होता था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा क्या होनी है वो तय होता था हर साल। और अहमदाबाद के सेशन के अंदर, और उसके बाद 1922 में गया में, ऐसे ही चलते चलते 1926 में गुवाहाटी में, इन सभी सेशनों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो रखता था, एक कार्यक्रम रखता था उस सेशन के सामने कि राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा क्या है। और इसी के चलते हुए पहली बार देश के स्वतंत्र आंदोलन में 1921 में अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक प्रस्ताव पेश किया गया। और वो पेश करते कौन? कॉमरेड मौलाना हसरत मोहानी, कॉमरेड भी है, मौलाना भी, और दूसरे थे स्वामी कुमारानंदा, कॉमरेड भी है, स्वामी भी है। और दोनों पेश करते हैं सीपीआई के नाम से ये प्रस्ताव संपूर्ण आजादी का, यानी ये हमें ब्रिटिश हुकूमत को अपने जमीन से भगाना, गुलामी हमें मंजूरी नहीं। ये सब आजादी का जो नारा, ये नारा उस समय महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया था। 1929 में लाहौर के सेशन में तब जो आती है पूर्ण स्वराज का नारा, और वो पूर्ण स्वराज का नारा तब होता है राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा। लेकिन उससे तकरीबन एक दशक पहले कम्युनिस्टों ने ये दिशा दिया था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। यानी 20 और 22 के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी की हस्तक्षेप कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से हुआ करते थे। और उन दिनों में 20 के दशक में बहुत बड़े बड़े कौमी दंगे हुए पूरे देश में, और उसके बारे में चर्चा करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने सामने रखा कि एक ही इसका जबरदस्त अगर कोई तोड़ है इस सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण जो हो रही है देश में, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को ही कमजोर करता है, तो उसका जोर यही है कि शोषित जनता के बीच में संघर्षशील एकता। और ये शोषित जनता के बीच में संघर्षशील एकता के नारा के आधार पर सांप्रदायिक दंगों का सामना किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूर्वजों ने उस समय उसका सामना किया। और इसके चलते हुए जो वास्तविकता था देश में, 4 मुख्य केंद्र थे जो ब्रिटिश हुकूमत ने देश को बांट दिया था 4 प्रेसिडेंसीज के नाम पे। एक था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसका आज ये अलग अलग राष्ट्रों में बटा हुआ है, राज्यों में।
इस अलग अलग राज्यों में जो बटा हुआ है वो मद्रास प्रेसिडेंसी से वहां पे कम्युनिस्ट की एक गुट वो क्रांतिकारी काम कर रही थी, जिनके नेताओं में से कई सारे नेता थे, जिनमें से प्रमुख नेता थे सिंगारवेलु चेट्टियार। बॉम्बे में इसी तरीके से एक गुट था, जिनके कई सारे नेता थे, जिसके अंदर प्रमुख नाम था उस समय कॉमरेड डांगे का। कलकत्ता में सबसे बड़ी क्रांतिकारी जो उनका जो परंपरा रही है, जो उनका विरासत रहा है, कई सारे क्रांतिकारी जो संगठन थे रूस के क्रांति से पहले से, अनुशीलन, युगांतर, ऐसे लोग सब इकट्ठा होकर कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, जिनको काका बाबू कहते हैं, उनके नेतृत्व में वहां पर एक गुट काम करने लगी। और उत्तरी भारत में कानपुर उस समय एक मजदूर वर्ग का केंद्र था। सबसे बड़े फैक्ट्रियों की जो जगह थी वो था कानपुर शहर। तो वहां से उन प्रांतों में से एक गुट वहां पर काम करने लगी, माने उसके साथ जुड़ा हुआ था पंजाब के अंदर, जो उनकी पुरानी परंपरा रही है, विरासत रहा है गदर पार्टी का। और गदर पार्टी के चलते हुए जो क्रांतिकारी बनकर जो वापस आए अपने मुल्क के अंदर, इन सब को एकजुट करने में भी ये कम्युनिस्ट पार्टी जो 1920 में जो बनी थी उसका एक योगदान रहा। और एम.एन. रॉय ने चिट्ठियां लिखी थी काका बाबू को कलकत्ते में, डांगे को मुंबई में, सिंगारवेलु चेट्टियार को आज के चेन्नई में, उन दिनों में मद्रास कहा जाता था, और कानपुर के अंदर जो ग्रुप से थी उनको, और कहा कि सब लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है। उसके चलते हुए 1925 में कानपुर में एक सम्मेलन होता है, जिसको कम्युनिस्ट यूनिटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसको मानता है आज सीपीआई कि वो था कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना का दिन। लेकिन स्थापना नहीं था, वो कम्युनिस्ट पार्टी को इकट्ठा करने की देश के अंदर, देश के जमीन पर, वो कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट और इकट्ठा करने की प्रयास का सबसे पहला कदम था। लेकिन जैसे ही ये कदम हुआ, उससे पहले ही बहुत सारे हमारे मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने इस पे अड़चन डालकर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। कई सारे षड्यंत्र के केस बना रखे थे। 5 षड्यंत्र केस थे पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम पे, 5। और ये शुरू हो जाते हैं आपके रूस की क्रांति से पहले से ही, क्योंकि उनका ये कहना कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये गदर पार्टी के कुछ क्रांतिकारियों के संबंध थे। और उसके बाद ये कानपुर में जब ये 1925 में ये कॉन्फ्रेंस को बुलाया, आयोजित किया जा रहा था, उससे पहले ही 1923 में और 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम पे उसका एक षड्यंत्र एक रचाया गया। और वो मुहाजिरों के ऊपर और गदर पार्टी पे जो शामिल हुए थे उनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था 1925 में। और उसके बाद सबसे बड़ी जो दमन का परिचय जो ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी वो था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और जो हुआ था 31 और 34 के बीच। यानी इस तरीके से पूरी की पूरी दमन का पूरा जितना ताकत था ब्रिटिश हुकूमत का, वो लगा दिए कि इस क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करना है, उसको पैदा ही ना होने दें। बेशक पैदा हो चुकी थी, और उसके अंकुश लगा के उसको आगे बढ़ने ना दे। और इसलिए कोई भी क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सबसे बड़े, जिनके ऊपर जो भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ जो किया था, और ये सब दमन की कोशिशों के बावजूद कम्युनिस्ट आंदोलन को और क्रांतिकारी जो हमारे के अंदर लहर जो था उसके ऊपर कोई अंकुश लग पाए। बड़ी कोशिश के बाद बहुत कमजोर किया, उसके सब के बावजूद 1934 में जब मेरठ के जो जितने लोग गिरफ्तार हुए उनके अंदर उनकी रिहाई जब होती है, उसके बाद से ही मौका मिला कम्युनिस्ट पार्टी को एक केंद्रीय तरीके से काम करने का। और 1934 के अंदर पार्टी की पहली बार पार्टी का केंद्र बनता है आपके मुंबई में, आज के उस जमाने के बॉम्बे में। और बॉम्बे में केंद्र बनकर वहां से केंद्रीय तरीके से काम करने के लिए ये शुरुआत होती है। ये एक झलक था अपने इतिहास।
लेकिन ये सब होते के बावजूद, इस दमन के बावजूद, इतने त्याग देते हुए, इतने शहीद होते हुए हमारे साथी संघर्ष करते हुए इस समय, उस दौरान एक बहुत बड़ा योगदान जो उस दौरान पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है, वो रहा है कि देश की राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा क्या होगा, रास्ता क्या होना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उस समय 1920 के दशक से ही 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की गठन होती है, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गठन होती है, 1938 में 28 में, सॉरी 38 से 1920, 1925, 1928 में कांग्रेस पार्टी अपनी स्वीकार करती है, जिसमें कहा जाता है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर सवाल ये था कि कई सारे सवाल थे, लेकिन मुख्य सवाल ये था कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा, हमारे भारत की आजादी के बाद चरित्र क्या होगा। और इसके ऊपर 3 किस्म के व्यू उभर कर आए। एक व्यू था उस समय जो नेतृत्व दे रही थी कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का, उसकी ये व्यू रहा कि आजाद भारत का चरित्र होगा एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य। जिस तरीके की विविधता है हमारे मुल्क के अंदर, अगर उस विविधता को हम बरकरार रखें, उस विविधता के आधार पर एकता को मजबूत करते हुए देश की एकता को मजबूत करना है, तो बिना एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य के ये संभव नहीं होगा। पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन ने वो एक भिन्न व्यू रखा था। हमारा इसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं था कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य ही हो सकता है आजाद भारत, आजाद हिंदुस्तान, लेकिन वहां पे हम रुक नहीं सकते। जो राजनीतिक आजादी हमें मिलेगी, वो राजनीतिक आजादी हमें बदलनी होगी हर व्यक्ति का, हर इंसान की आर्थिक आजादी। और ये आर्थिक आजादी जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, आजादी वो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, वही चरित्र की स्थिरता नहीं बना पाएंगे। तो ये आर्थिक आजादी अगर दिलवानी है तो समाजवाद की ओर हमें आगे बढ़ना है। ये एक व्यू था आंदोलन का। इन दोनों व्यूहों के बारे में, इन दोनों के अंदर एक चीज जिस पे खास एग्रीमेंट थी, वो ये था कि धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य आजाद हिंदुस्तान बनेगा। लेकिन उस आजादी नहीं रख सकते हो राजनीतिक आजादी पे, उसको आर्थिक आजादी के रूप में यानी समाजवाद की ओर चलनी होगी। लेकिन इन दोनों व्यूहों के भिन्न में तीसरा एक व्यू पैदा हुआ उसी दशक में, और वो व्यू था क्या था कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र निर्धारित होगा कि वहां की जनता धार्मिक आधार पे, और इसके 2 जुड़वे भाई थे, और जुड़वा भाई था धार्मिक आधार एक इस्लामिक देश बनना है, एक इस्लामिक रिपब्लिक बनना है, जिसके चलते हुए अफसोस की बात बंटवारा हुई देश में। धारा जो आया उसके चलते हुए पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसका नतीजे आज भी हम सब लोग जो है उन नतीजों के सह रहे हैं। मतलब 100 इतने सालों के बाद भी, तकरीबन 70 साल के बाद भी उसका असर अभी भी हम सब पे, देश के लोगों पे होता है। दूसरी ओर एक और रुझान उभर कर आई कि आजाद भारत का चरित्र जो है वो चरित्र होगा एक हिंदू राष्ट्र के रूप में, ये हिंदुओं का राष्ट्र होगा। इससे उभर कर आया एक फासीवाद हिंदू राष्ट्र का व्यू जो आरएसएस से आई। व्यूहों आंदोलन में भी और रूप से प्रकट हो रहे थे, और उसके चलते सांप्रदायिक प्रभाव और उसकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही। उसके चलते धर्मनिरपेक्ष तंत्र का गणराज्य
एक फासीवादी, एक धर्म के आधार पर एक राष्ट्र के निर्माण में ये टकराव जो उस समय जो शुरू हुई थी, आज भी उसी टकराव का प्रभाव है हमारे वर्तमान जो राजनीतिक हमारे जो आंदोलन हो रहे हैं और वर्तमान जो सैद्धांतिक हमारे बीच में जो टकराव हो रहा है, आज भी उसी का प्रभाव है। लेकिन इसके अंदर जो असली जो बात जो कम्युनिस्टों ने रखी वो सही साबित हो रही। यही धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज जो आरएसएस का व्यू को टुकराते हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने जो स्वीकार किया था, उसी के चलते हुए उसी गुस्से में महात्मा गांधी हत्या भी होती है। और आज करते हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, उनका यही था कि उस समय जो हमने हासिल नहीं की उसको हम पिछले 70 सालों से वो उसी कोशिश में रहे हैं और उसी कोशिश का नतीजा है आज ये मोदी सरकार और उसके कारनामे कि ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज को हमें बदलना है, उसका रूपांतर करना है, उसको ध्वस्त करना है देश के संविधान को, और उसके जगह पर एक कट्टरपंथी फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण है जो नफरत के आधार पर, हिंसा के आधार पर वो जो है व्यवस्था बरकरार रहेगी। और वो आधार को बनाने के चलते हुए ही आज जो वर्तमान जितने भी हमारे सामने जो विश्लेषण और समस्याएं हमारी पार्टी की केंद्र कमेटी करते आ रही है, आज भी कर रही है, और जिसके चलते हुए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश में, उसके वो सीधा साबित करते हैं कि आज भी वही प्रभाव है। यानी 70 साल के अंदर इनकी कोशिश यही है, आज भी यही कोशिश है कि इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करें और इसके जगह पर वो फासीवादी व्यवस्था को खड़ा करें। तो इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की योगदान आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। और ये बात कम्युनिस्टों ने कहा, लेकिन अंबेडकर साहब ने भी कई सारे उनके बातें हो सकती है कम्युनिस्टों के बारे में, लेकिन इस बात पर उनकी सहमति रही और संविधान का दस्तावेज पेश करते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने कहा क्या कि जो राजनीतिक ढांचा हमने बनाया, अगर ये राजनीतिक ढांचा जिंदा नहीं रह सकती जब तक सामाजिक और आर्थिक अंतर्विरोध, जो घोर अंतर्विरोध, घोर शोषण, पिछड़ापन हमारे देश की जनता के बीच में ये, उसको हम जल्द से जल्द दूर नहीं कर सकते। वही बात आर्थिक आजादी सबको मिलनी चाहिए, वही बात सबको बराबरी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वही बात सामाजिक न्याय के आधार पर हमें चलनी चाहिए। अगर ये काम पूरा नहीं होगा तो चेतावनी क्या दी थी अम्बेडकर साहब कि यही राजनीतिक ढांचा जो हमने खड़ा किया इतनी मेहनत से, वो राजनीतिक ढांचा जो है उखड़ा जाएगा, और उसी की उखाड़ने की प्रक्रिया आज हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर दो बातें, एक जो शोषण की व्यवस्था जिसके चलते हुए यही राजनीतिक ढांचा स्थिर नहीं रह सकती, दूसरी ओर से इसी राजनीतिक ढांचे के ऊपर एक विचारधारात्मक, एक चिंता का और एक व्यवहार का हमला जो आरएसएस के कट्टरपंथी फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रुझान से जो आती है, ये दोनों मिलकर आज की वर्तमान में हमारे देश के सामने इस तरीके की चुनौतियां पेश कर रहे हैं जो आज हम और आप, हम सब लोग जिसको सामना कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये पहली बात जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत बड़ी योजना हमारे देश के अंदर आज ये कम्युनिस्टों की रही है कि किस तरीके की देश का चरित्र किस तरीके से होगा, और उसी के चलते हुए आज के भी ये पूरे संघर्ष और ये सिद्धांतिक टकराव हो रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन का एक और अगला सवाल पिछले ये बहुत बड़ा भूमिका रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का ना सिर्फ आजाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा उसके ऊपर ही नहीं उस सवाल पे, लेकिन उसकी एजेंडा क्या होगी राष्ट्रीय आंदोलन, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव कम्युनिस्ट आंदोलन ने डाली। आज इसीलिए आप देखिएगा आजादी के दौर पर आज कहते हैं कि आज प्रचार करता है आरएसएस हमारे खिलाफ कि हम जो है गद्दारी की आजादी का, जब उनके पास एक भी योगदान नहीं है आजादी के आंदोलन में, उसकी स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई उनका ना योगदान है, कोई उनका वीर है।
और यही जो उनको वीर सावरकर के वो प्रचार करते हैं, वही थे सबसे पहले, जिन्ना साहब से भी 3 साल पहले, जिन्होंने कहा कि भारत के अंदर 2 राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र, एक इस्लामिक राष्ट्र। ये बात सावरकर साहब ने कही। उसी को जिन्ना साहब उठा के कहते हैं कि बिल्कुल सही। और उसके बाद सावरकर साहब कहते हैं कि जिन्ना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 देश बनेंगे, 2 राष्ट्र बनेंगे, एक मुसलमान और एक हिंदू। आज आप काला पानी पे चले जाइए अंडमान में, उसके अंदर जो लगाए गए जितने लोग कैद हुए थे, जितने लोग वहां पर जो है जिनकी वहां पर मौत हुए थे, शहीद हुए थे, 80% उन नामों के अंदर आप देखेंगे तो वो थे पुराने जो यूनाइटेड पंजाब का के अंदर और यूनाइटेड बंगाल के अंदर। इन चारों के अंदर जो आपके जो कम्युनिस्ट बने बाद में और जो रिहा के गए, क्योंकि वो छोटे थे, वो अभी तक एडल्ट नहीं थे, तो वो रिहा होके जो गए सभी कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए। तो ये योगदान हमारे देश के इसके अंदर, और वही 1942 में ये कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का खिलाफत कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी। अरे भाई, इसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत मटेरियल है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कहूंगा। 1992 में, यानी 50वीं सालगिरह 42 का, रात के 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर एक सत्र होता है, और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी। उन्होंने रात के 12 बजे के सत्र में जो भाषण दिया देश के पार्लियामेंट को, यही क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के 50वीं सालगिरह पर, उस भाषण में कहते हैं क्या है, ब्रिटिश हुकूमत के होम मिनिस्ट्री के डिस्पैच, इंटेलिजेंस के डिस्पैच, उन सब को वो जो है जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस नतीजे पर पहुंची 1942 में कम्युनिस्टों का जो रुझान रहा वो उसी बात को फिर से पुनर्स्थापना करता है, ये ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी है। और वही इंटेलिजेंस के रिपोर्ट आरएसएस इसके बारे में क्या कहते हैं कि 1942 में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हुई है, जितने भी ये आंदोलन हुए हैं, उसके अंदर संघ के कार्यकर्ताओं का कोई भागीदारी नहीं है। संघ जो है कानून के साथ जुड़ा हुआ रहा है, उसका कानून का विद्रोह नहीं किया। अभी बताइए सच्चाई क्या है। तो आज इस तरीके की गलत और जानबूझकर दुष्प्रचार करना कम्युनिस्टों के बारे में उनकी आदत। लेकिन ये कम्युनिस्ट आंदोलन की एक बहुत बड़ा योगदान, अरे एक गोपालन जैसे हमारे पार्लियामेंट के नेता आजादी के बाद, वो तमिलनाडु के, आज के तमिलनाडु के वेल्लूर के जेल के अंदर 15 अगस्त 1947 को वो तिरंगा फहराते हैं जेल के अंदर। उनको आजादी नहीं मिली, उनको रिहा नहीं किया गया। ये है कम्युनिस्ट। अगर सुभाष चंद्र बोस का जो आईएनए जो था, आईएनए के अंदर जो रानी झांसी रेजिमेंट के जो कमांडेंट थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वो कौन थी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों के सामूहिक हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे प्रतिनिधि के रूप में खड़ी हुई और सक्रियता से अपनी पार्टी की सदस्यता रही है अपने पूरे मरते दम तक। 2 लोग जो बचकर आए हैं, भगत सिंह के साथी, जो बाद में रिहा हुए हैं, कॉमरेड किशोरी लाल और कॉमरेड शिव वर्मा। शिव वर्मा अपने पार्टी के यूपी के सेक्रेटरीट के सदस्य रहे जब तक वो थे। किशोरी लाल अपने पंजाब के सेक्रेटरीट के सदस्य रहे जब तक वो जिंदा रहे। यानी भगत सिंह के साथ जो लड़े थे, संघर्ष किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के साथ जो किए थे, वो सभी आखिर तो कम्युनिस्ट ही तो थे कि या कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे इन आंदोलनों के बाद। क्यों आए? क्योंकि देखा रास्ता यही है।
यही है, अपनी राजनीतिक आजादी को आर्थिक आजादी यानी समाजवाद की ओर जब तक नहीं चलेंगे, भारत की जो क्षमता है, जो हमारे देश के लोगों के अंदर जो क्षमता है, उसको अगर हासिल करने का कोई रास्ता है तो वो यही एकमात्र रास्ता है। और यही बात आज हमारे देश के शासक वर्ग हमारे देश के शासक वर्ग जो आज भाजपा जो सरकार में है, वो आज देश के शासक वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है। और वो एक तरफ से उदारवादी आर्थिक नीतियां, दूसरी तरफ से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तीसरी तरफ से संविधान को ध्वस्त करना, चौथे तरफ से दमन और दमन की प्रक्रिया को बेहद तेज करना, ये सब करते हुए आज ये शासक वर्ग हमारी देश की पहचानती है। बेशक अपनी पार्लियामेंट और असेंबलियों में ताकत कम हो, लेकिन मुख्य टारगेट हम क्यों हैं? बंगाल हो, केरल हो, त्रिपुरा हो, आज केरल की वामपंथी सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश क्यों होती है? अपनी पार्लियामेंट्री ताकत की वजह से नहीं, लेकिन अपने उसूल से, अपने सिद्धांत से, अपने विचार से और अपनी संघर्ष में लोगों को लामबंद करने की क्षमता से। आज उनके लिए मुख्य दुश्मन हम हैं। और इसलिए हमें पहचानना होगा कि अगर हमारा मुख्य दुश्मन हमें मुख्य दुश्मन मानता है, तो ये है वर्ग संघर्ष की को तेज करने वाली बात। यही पर हमारे कर्तव्य भी सामने आ जाती है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में और भी तो योगदान रही कम्युनिस्ट पार्टी की। ये जितने बड़े बड़े संघर्ष जमीन के सवाल पर, तेलंगाना का जो जो आर्म्ड स्ट्रगल जो हुआ था, और उसके चलते हुए पुनः केरला में, तिबागा बंगाल में, वर्ली के आदिवासियों का जो जमीन के सवाल पर जो संघर्ष हुई थी महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र में, या असम के अंदर जो सोमा वैली के संघर्ष जो हुए थे, पंजाब के अंदर जमींदारी के खिलाफ, और उसके बाद आजादी के बाद जो बेटरमेंट लेवी के खिलाफ जो संघर्ष जो हुई थी, ये सब जोड़ते हुए एक मुख्य उसका योगदान रहा है कि भूमि सुधार का एजेंडा राष्ट्रीय आंदोलन को लाना पड़ा, और वो भूमि सुधार के कानूनों को स्वीकार करना पड़ा हमारे संविधान में। बेशक उसका लागू करने में बहुत कमजोरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा यही शासक वर्ग का हिस्सा जो है वही जमींदार है, तो लागू तो हुआ नहीं जिस तरीके से होना था। सिर्फ वामपंथी सरकारें जो थी, और आपके जम्मू एंड कश्मीर, शेख अब्दुल्ला उस समय वो पहचाने थे इसका मतलब क्या है, और उसी से कश्मीरियों को जोड़ा भारत के साथ। आज उसी को ध्वस्त किया जा रहा है, उसी कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है। खैर, ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो विविधता हमारे देश में है, वो सिर्फ धार्मिक विविधता नहीं है, भाषाओं की है, संस्कृति की है, सभ्यता की है। इन सभी विविधताओं को अगर बराबरी का हक मिलना है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होनी चाहिए। और इस आंदोलन में जो एक दशक लगा आजादी के बाद भी भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए, और अभी भी कई सारे प्रांतों में अधूरे काम हो रहे हैं पूरे, उस आंदोलन के नेतृत्व कहाँ थे? आंध्रा में विशाल आंध्रा के नारा लेकर कॉमरेड पी सुंदरैया, केरल में ऐक्य केरला के नारा लेकर कॉमरेड EMS नंबूदिरीपाद, AK गोपालन, कृष्ण पिल्लई वगैरह, महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कॉमरेड डांगे और वहां के कम्युनिस्ट के कुछ लोग, बेशक बाकी लोग भी थे शामिल, लेकिन कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा योगदान। आज की राजनीतिक नक्शा अगर भारत का है, तो उसको बनाने में बहुत बड़ी योगदान अपनी कम्युनिस्ट आंदोलन की थी। और सबसे बड़ी योगदान कम्युनिस्ट आंदोलन की एक ऐसा भारत जिसके अंदर सबको जोड़ते हुए, सबको बराबरी का हक देते हुए भारत, ना कि बाकी सबको हटाते हुए सिर्फ एक धर्म के साथ जुड़े हुए उन्हीं लोगों की जो है यहाँ पर हुकूमत चलेगी, इसके खिलाफ इन दोनों के बीच में टकराव में बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा, इस पूरे शताब्दी में रहा, और आज भी है। तो इसलिए कॉमरेड, हमें आज जो समझना चाहिए कि आज के दिन जो हो रहा है हमारे बीच में,
और इसी इसका सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण के खिलाफ, कौमी दंगों के खिलाफ जो बात 1920 से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी कहते आई, आज भी वही सही साबित हो रही है। जब तक शोषित जनता के बीच में इस एकता को मजबूत नहीं करेंगे, इसका कोई हल नहीं है इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और वही करने की क्षमता कम्युनिस्टों में है। तो इसीलिए हम सबसे बड़े कार्य आज हो क्या रहा, एक कॉर्पोरेट और एक सांप्रदायिक ताकतों के बीच में एक गठबंधन है। जैसे मैं पहले कह रहा था आपको, ना उदारवादी आर्थिक नीतियां, शोषण बढ़ाना, अमीर को अमीर करना, गरीब को गरीब करना, और उसके ऊपर मुनाफे बढ़ाते जाओ, और देश के अंदर भूखमरी और गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाते जाओ, ये, और श्रम कानूनों के ऊपर हमला, आपके कृषि क्षेत्र के ऊपर आज पूरा का पूरा अपना जमीन, अपनी संपत्ति कृषि क्षेत्र में ये सब सौंप दे अब विदेशी और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। और इस तरीके से किसानों को जो थोड़ी बहुत भी राहत देते थे न्यूनतम दाम का, आज वो भी रद्द होगी, जितने भी बयान दे दे अपने प्रधानमंत्री। असलियत में तो आज के दिन भी न्यूनतम दाम जो घोषणा हुआ उस पर जो है खरीदा नहीं जा रहा अपने किसानों से। यानी अन्नदाताओं को भूखा मारोगे, उनकी आत्महत्या करवाएंगे, और कोई लाचारी से वो आत्महत्या करने जाते हैं। अब ऐसी हालत में ये आर्थिक नीतियां शोषण को तेज करते हुए वो एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ताकि देश की ये व्यवस्था को ही बिगाड़ दे, और उनकी एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के निर्माण के लिए वो जो है आगे बढ़े। तो आज के दिन ये गलत होगा ये कहते हुए कि आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष अलग और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ संघर्ष अलग। नहीं, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों एक ही संघर्ष के दो पहलू है। और जैसे मैं कह रहा था, चार पहलू है वहां पे। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना, यानी आर्थिक शोषण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना। आज देखिए हालत क्या हो रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, सीबीआई से, आपके एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से, पार्लियामेंट से ही खुद सब संस्थाओं को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा अपने एजेंडे को आगे ले जाने के लिए। जिस तरीके के कानून का दुरुपयोग हो रहा है आम नागरिकों की मानवाधिकार और जनवादी अधिकारों के ऊपर हमला करते हुए, कितने लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। 83 साल के एक पादरी को गिरफ्तार किए हुए कि कहते हैं ये माओवादियों के समर्थन। अरे है तो सबूत है तो कार्रवाई करिए ना, बिना सबूत के 2-2 साल जेल में रखते कई सारे लोगों को। तो इस तरीके की जो एक निरंकुश जो सरकार की प्रवृत्ति है, एक पुलिस राष्ट्र की निर्माण आज जो यूपी में हो रही है, और इसी के चलते हुए महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो घोर अत्याचार जो हुए, यानी इंसानियत को ही आप जो है खत्म किए जा रहे हो, इंसानियत का उसूल को ही खत्म किए जा रहे हो अपनी राजनीतिक लक्ष्य के लिए, कि एक कट्टरपंथी फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के निर्माण के लिए। अब इन परिस्थितियों में हमें आज जो है एक बहुत बड़ा, इसी 100 साल के हमारा जो एक गौरवशील जो इतिहास रहा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी जो हमारे योगदान रही है, आज उसी सब को उससे सीखते हुए इस विरासत को हमें जो सौंपा गया, उस विरासत से हमें समझते हुए हमें जो है आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, एक सवाल जरूर लोग हमसे अक्सर पूछते रहे हैं, 1920 में आपकी स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, और उसके बाद स्थापनाएं हुई कम्युनिस्ट पार्टियों की आपके इन प्रांत में, दक्षिणी एशिया में, पूर्वी दक्षिणी एशिया में। चीन की पार्टी की स्थापना होता 1921 में, वियतनाम की पार्टी भी आपके पार्टी के बाद में स्थापना होती है, कोरिया की पार्टी भी आपके पार्टी के बाद में स्थापना होती है। तो आप वहां पर समाजवादी व्यवस्था कायम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आज भी आप जो है उस लक्ष्य से दूर हो। क्यों?
क्या यहाँ पर कम्युनिस्टों के अंदर जो एकजुटता थी, जो बहादुरी जो दिखाना चाहिए था, जो त्याग करने के लिए जो जो अपने अंदर भावनाएं होनी चाहिए थी, उसके अंदर कोई कमजोरी रही है? बिल्कुल नहीं। जितने, जैसे मैं पहले कह रहा था, जितने शहीद कम्युनिस्टों के हैं, जितने कम्युनिस्ट अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के जो हीरो हैं, जितने बड़े बड़े संघर्षों की नेतृत्व कम्युनिस्टों ने की और आज भी कर रही है, अभाव उसका नहीं। अभाव अगर है तो वो इसमें है कि मार्क्सवाद को किस तरीके से, उस विचारधारा को, उस क्रांतिकारी विचारधारा को किस तरीके से लागू किया जाए भारत की ठोस परिस्थितियों के आधार पर। मार्क्सवाद का मतलब क्या है? ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण। अगर परिस्थितियां जब बदलती है, जैसे आज ये महामारी के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए परिस्थितियां बदली है, इन बदली हुई परिस्थितियों के अंदर हमें काम करना है और उसके लिए हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। विश्लेषण भी, आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे मकसद, और इसके चलते हुए हमारी कार्यनीति क्या होनी चाहिए, ये जो इसके अंदर अभाव रही है। बहुत बड़ी बहस होती है देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में कि भारत के शासक वर्गों का चरित्र क्या है, आखिर है क्या भारत के, कौन है भारत के छात्र वर्ग? एक कहता पूंजीवादी वर्ग है भारत के शासक वर्ग, दूसरे कहते हैं सामंती वर्ग है भारत के शासक वर्ग, और जिस नतीजे पे अपनी पार्टी पहुंचती है कि ना, ये तो पूंजीवादी और सामंती वर्गों के बीच में गठबंधन के आधार पर देश के बड़े पूंजीपति के नेतृत्व में हमारी देश की जो शासक वर्ग का वो गठबंधन होता है, जिसके हाथ में आजाद हिंदुस्तान का, आजाद भारत का सत्ता जो है जिनके हाथ में पहुंचता है। अब इसको समझने में बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, पार्टी के अंदर बंटवारे हुए हैं, और जो बंटवारे हुए हैं, जो कहते थे कि ये एक प्रगतिशील पूंजीवादी वर्ग का जो है शासक वर्ग है, और दूसरा जो कहते थे कि हमारे देश के शासक वर्ग एक साम्राज्यवादी पिट्ठू है, उनको अगर हटाना है तो आसानी से लोगों के हाथ में हथियार दे, तो उन हथियार से चलते हुए हम जो है क्रांति हासिल कर सकते थे। वहीं से निकला पीपल्स वॉर का नारा, यानी आम लोगों के युद्ध, माने उनको हथियार दे लोगों को, पीपल्स वॉर, तो उसके आधार पर हम चलेंगे। वो वामपंथी भटकाव, प्रगतिशील हमारे देश के पूंजीपति, उनका जो शासक वर्ग है वो एक दक्षिणपंथी भटकाव, जिसके चलते हुए क्लास समझौता की राजनीति दक्षिणपंथी भटकाव के साथ चली, जिसके चलते हुए वामपंथी भटकाव के चलते हुए इस हथियार के आधार पर क्रांति हम हासिल करेंगे। इन दोनों के अंदर कमजोरियां क्या थी? शासक वर्ग अपने आप में अपनी जनाधार को मजबूत किए जा रहा था आजादी के बाद में। जब तक उस जनाधार को कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं करते, जब तक उस जनाधार को अपनी तरफ अपनी ताकत बढ़ाते हुए आकर्षित नहीं करते, क्रांतिकारी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकती। अगर उसे आकर्षित करना है तो पार्लियामेंट के अंदर शामिल होते हुए, पार्लियामेंट्री संस्थाओं के अंदर हमारे इस संघर्ष को आगे ले जाना है। दूसरी ओर से पार्लियामेंट के बाहर जनता के बीच में वर्ग संघर्षों को, जन संघर्षों को तेज करते हुए हमें जो है इन जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी है, यानी पार्लियामेंट्री रास्ता और गैर पार्लियामेंट्री रास्ता, ये दोनों को मिलाते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अंदर समय नष्ट हुआ। बिल्कुल कम्युनिस्ट आंदोलन कोशिश कर रही थी, जब ये मैनिफेस्टो जब देती थी आपके एआईसीसी सेशनों में, जो बात मैं पहले जो बता रहा था, उन मैनिफेस्टों के अंदर प्रयास क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा निर्धारित करने का। उसी प्रयास में कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कामयाब हुई, उसी प्रयास में कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम की एक हद तक कामयाब हुई, उसके बाद फिर साम्राज्यवादी हस्तक्षेपें हुई,
फिर उनके खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध चला और उस युद्ध में जीत पाए। उसी तरीके से कोरिया की पार्टी की हस्तक्षेप हो पाई, वहां पर भी पूरी तरीके से वो हासिल नहीं कर पाए। देश का ही बंटवारा कर दिया था अमेरिकन साम्राज्यवाद। आज भी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया अलग अलग है। तो ये सभी अलग अलग देशों के अपने अलग अलग अनुभव, अपने अलग अलग इतिहास, अपने अलग अलग ठोस परिस्थितियां। तो इसलिए आज भी हमें समझने की बात यह है कॉमरेड, जिसमें सीखना ये है कि ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण, ये ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण पूरा नहीं कर पाएंगे और सही नहीं कर पाएंगे, तब तक क्रांतिकारी उद्देश्य को हम आगे नहीं ले जा पाते। तो अगर चीन के अंदर समाजवादी क्रांति हासिल होके अपने 2 साल आजादी के 2 साल बाद वो समाजवादी क्रांति की जीत हुई चीन में, तो वो हुई क्योंकि वहां की ठोस परिस्थितियों के अंदर वो जो है ठोस विश्लेषण के आधार पर मार्क्सवाद की दृष्टिकोण उसूल उन सबको लागू करते हुए क्रांति की सफलता वो हासिल कर पाए। वैसे ही बाकी मुल्कों में जहाँ पे हुई है, जहाँ पे नहीं हुई है, इसी तरीके से कमजोरियां हुई है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हुई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यही बात जो लेनिन ने हम सबको सिखाई। मार्क्सवाद के अंदर लोग आकर्षित आखिर होते क्यों हैं मार्क्सवाद की तरफ? करोड़ों की तादाद में हर देश के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले जो एक दूसरे को जानते नहीं है, जब वो जानते हैं कि ये कम्युनिस्ट हैं तो मुट्ठी तो उठ जाती है लाल सलाम में। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र विचारधारा है जिसके अंदर 2 गुण हैं जो किसी और विचारधारा में है ही नहीं, ना कोई दूर तक नजर नहीं आता। और ये 2 गुण क्या है? एक तरफ से ये संपूर्ण तरीके से वैज्ञानिक है, ये एक विज्ञान है, और दूसरी तरह से ये एक संपूर्ण तरीके से क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी होना और वैज्ञानिक होना, ये दोनों को जोड़ने वाली एकमात्र सिद्धांत है मार्क्सवाद। और इसके अंदर से कोई एक पहलू को हम नजरअंदाज करेंगे तो पूरी की पूरी क्रांतिकारी आंदोलन भटक जाती है। तो इसलिए वैज्ञानिक आधार पर हमें आज विश्लेषण करने की जरूरत है और उसके आधार पर सही कार्यनीतियां अपनाते हुए हमारी क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाने की बात। इसलिए आज जो हमारे सामने चुनौती क्या है? आज भाजपा आरएसएस चाहती है कि देश को भूत के अंधेरे में ले जाए। यानी प्राचीन हिंदुस्तान में हुआ क्या था, आज पूरी की पूरी पुनर्रचना होगी हमारे इतिहास का, हो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ मरोड़ रहे हैं ताकि वो हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूती करने के लिए, हमारे सांस्कृतिक संस्थाओं को वो तोड़ मरोड़ रहे हैं इस तरीके से कहने के लिए कि सिर्फ हिंदू धार्मिक जो पुराने कहानियां, पुराणों का जो कहानियां है, रामायण महाभारत वगैरह वगैरह, वही है भारत का इतिहास। और कोई भारत का इतिहास नहीं है। जो गंगा जमुना की जो लहर की बात हम कहते हैं देश में, अलग अलग संस्कृतियां कहाँ से आए अपने देश में, सबको जिसको स्वीकार किया, जिसको ठुकराया, वो सब करके ही ये भारतीयता बनी। और ये भारतीयता बनने में 6 में से जो आज धर्म है अपने मुल्क में, मुख्य धर्म 6 में से वो 4 पैदा होते यही पर, इसी जमीन पे। और ये सब हुआ है क्योंकि एक बहुत बड़ा विचारधारात्मक सिद्धांतिक एक बहुत बड़ा उपलब्धि रही है भारत की इतिहास का, भारत की सभ्यता का, जो एक मिली जुली सभ्यता है। इस मिली जुली सभ्यता को हटाते हुए सिर्फ यही कहना कि हजारों साल पुरानी जो हमारी परंपरा है वही है भारत की असली परंपरा, जबकि इतनी बदलाव जो आ गई वैज्ञानिक तौर पर आप देखें तो जिस तरीके से बदलाव जो आई,
ये सब को आज वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वो ठुकराते हैं। इसलिए भूत के अंधेरे में ले जाना चाहता है आरएसएस और भाजपा भारत को, और हम सबको भी उसी तरीके से पिछड़ेपन में ढकेलने चाहता है। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? भारत को भविष्य के उजाले में ले जाना, ताकि ये उजाला और ये भविष्य हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर नागरिक को भारत का उसको प्राप्त हो। कोई भी धर्म को, कोई भी जाति हो, कोई भी उसकी भाषा हो, कोई भी उसकी संस्कृति हो, परंपराएं हो, सबको बराबरी के हक में देखते हुए वो भविष्य के उजाले में हमें चलना। तो इसलिए ये शताब्दी को मनाने का मतलब ये है कि आगे की रास्ता भी वही मौलाना हजरत मोहानी, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का या संपूर्ण आजादी का जो प्रस्ताव रखा था 1921 में, जो गांधी जी ने स्वीकार किया 1929 में, वही मौलाना हजरत मोहानी का ये नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये नारा इंकलाब जिंदाबाद का मौलाना ने दिया था, और वही नारा था जो भगत सिंह ने, जिसको उठाकर आप पूरे देश के अंदर सब नौजवानों को आज भी प्रोत्साहन के रूप में खड़े हैं भगत सिंह, इसी नारे को लेकर, इंकलाब जिंदाबाद। और कोर्ट कचहरी में इसकी विवरण करते हैं। जब मैजिस्ट्रेट अंग्रेज एक पूछता है कि ये क्या नारा दे रहे हो आप, इंकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब क्या है, समझाता है भगत सिंह इंकलाब का मतलब क्या है। और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसके पीछे है, हम समझते हैं कि उतने कम शब्दों में बहुत ही कम लोग रहे होंगे जो असलियत, जो सारांश, जो उसका मुट्ठी में मार्क्सवाद को समझते हुए जो भगत सिंह ने रखा था, वही इंकलाब जिंदाबाद है नारा आज इस भविष्य के उजाले में जाने के लिए। तो आइए इस शताब्दी के आखिरी एक हफ्ते में हम ये पुनर्संकल्प लें कि आज ये हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। एक क्रांतिकारी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, और एक कम्युनिस्ट होने के नाते ये हमारा संकल्प है कि आज भारत के अंदर हम राजनीतिक आजादी को बचाते हुए उसको बदलेंगे, राजनीतिक आजादी को उसके साथ ही साथ हर व्यक्ति का, हर इंसान की आर्थिक आजादी यानी समाजवाद, उस लक्ष्य पे हम आगे बढ़ेंगे। ये है भविष्य का उजाला, और उस रास्ते पे हम चलेंगे। यही हमारे लिए आज इस शताब्दी का प्रोत्साहन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में बड़े बड़े संघर्षों के आपका भी विरासत है, इस पीढ़ी का संघर्ष के नेतृत्व कर रहे हैं। आज आप सभी लोग इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए, आज की ये परिस्थितियों को समझते हुए, ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करते हुए, इन चुनौतियों को समझते हुए, आने वाले दिनों में हम इस भविष्य के उजाले की ओर चलेंगे, इस भरोसे के साथ, ना सिर्फ उम्मीद, भरोसे के साथ। मैं आप सबसे हमारी क्रांतिकारी सलामी कहते हुए फिर से आज की बात मैं आज खत्म करूंगा। लाल सलाम आप सबको। धन्यवाद कमेंट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ने बहुत ही सरल भाषा में और पूरे इतिहास को जो है समेटते हुए, और एक प्रेरणादायक जो आपने बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस 20वें साल में पूरे जो हमारे गौरवशाली विरासत है कम्युनिस्ट आंदोलन की, तो अंगीकार करते हुए पूरे राजस्थान में भी और पूरे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और सभी साथी जो इस व्याख्यान माला को आज जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज कामेश सीताराम ने इस व्याख्यान माला का उद्घाटन किया है, और कल कामेश और परसों कामेश वृंदा का
उसके बाद में कॉमरेड बादल सरोज और आखिरी में कॉमरेड प्रकाश कारात जो है, इन्हीं जो हमारे आज़ादी की विरासत अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे। तो सभी साथी अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके इस व्याख्यान माला को सुने। निश्चित रूप से ये आज का व्याख्यान और आने वाले व्याख्यान हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन को एक दिशा देने का काम करेंगे। मैं पार्टी की राजस्थान राज्य कमेटी की ओर से कॉमरेड सीताराम का और पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो का और सेंट्रल कमेटी को लाल सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कॉमरेड। लाल सलाम।